क्योंकि आपकी क्लासेस ऑनलाइन है, तो आप कहीं से भी क्लास लगा सकते हो। आप भी कहीं से भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं कि आप अपने घर पे ही हो, कहीं बाहर भी हो तब भी आप क्लास लगा सकते हो। लाइव मोबाइल से आके आप लाइव क्लास लगा सकते हो, लेकिन फिर भी लोग छुट्टी कर लेते हैं। अभी देखो 26 पीपल आए हैं और 36 हो गए, 6 मिनट एक्स्ट्रा हो गया टाइम से। कितना वेट करें इन लोगों का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। शेयर करता हूँ स्क्रीन में आपको। छोटा भीम कुछ पूछना चाह रहे हो? हैंड रेज किया है आपने? नो सर। ओके, कल हमारा यहाँ तक हो गया था, दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। कल यहाँ तक हो चुका था हमारा। मोमेंटम हमने देख लिया था, मोमेंटम किसे बोलते हैं। अब हम देखेंगे नेट फोर्स। यस सर। नेट फोर्स, नेट फोर्स का मतलब, बैलेंस्ड फोर्स। नेट फोर्स का मतलब है आपके पास आपका जो फोर्स कितना लग रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक हॉर्स था, देखो अ नेट फोर्स सिग्मा इज द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी एल्जेब्रिकली, या फिर बोलूं कि इट इज अ सम, इट इज अ वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। यानी कि देखो, मान लो वेक्टर सम से निकालू मैं, क्या ये एक्स है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस यस सर। है कि नहीं? तो Yes, क्या sir. इसको इसको मैं 30 न्यूटन को मान लो F1 मान लू, F1, क्या मैं इसको 30 आई कैप लिख सकता हूँ? 30 आई कैप न्यूटन F1 को लिख सकता हूँ कि नहीं? यस अरे Yes, प्लस एक्स डायरेक्शन Yes, में sir. है ना, प्लस एक्स डायरेक्शन में है तो 30 आई कैप कर दिया। मान लो ये आपका F2 है, ये Yes, मान लो sir. आपका F2 है, क्या मैं इसको माइनस के 20 आई कैप लिख सकता हूँ? 20 आई कैप न्यूटन, Yes, sir. है? क्योंकि देखो ये किस डायरेक्शन में है, माइनस के एक्स डायरेक्शन में है कि नहीं? अब आपको नेट फोर्स निकालना है। यस सर। एफ सिग्मा एफ, सिग्मा एफ मतलब सबका सम, सबका सम सिग्मा एफ को बोलते हैं हम एफ नेट। निकालना है तो आप सिंपली क्या करोगे, F1 प्लस F2 वेक्टोरिकली। F1 प्लस F2 करोगे तो क्या आएगा आपका, F1 क्या है आपका 30 आई कैप है, F1 30 आई कैप माइनस, प्लस है ना, प्लस प्लस का साइन है ना पीछे, प्लस माइनस के 20 आई कैप, यही है कि नहीं? Yes, sir. जी सर। ये माइनस के 20 आई कैप यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखो जब 30 में से 20 को माइनस करेंगे क्या बचेगा, 10 आई कैप बचेगा। 10 Yes, sir. 10 आई कैप प्लस का, 10 आई कैप प्लस का बचा है, तो इसका मतलब ही हम ये बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो नेट फोर्स है, हमारा जो नेट फोर्स है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन कितना बचा है, एफ नेट 10 I. कितना बचा है, 10 न्यूटन। 10 आई, देखो डायरेक्शन शो कर दी ना, तो आई आई को हटा सकता हूं मैं, न्यूटन लिख सकता हूँ ओनली। Yes, sir. डायरेक्शन शो कर दिया। अगर वेक्टर फॉर्म में ये भी लिखूं तो मैं आई आई कैप भी लगा लो, चलो आपका इच्छा है आई आई लगाने की, तो 10 आई लिख सकते हैं इसको। ये तो रहा वेक्टर फॉर्म में, ये तो वेक्टर फॉर्म में। आप कितनी बार वेक्टर वेक्टर करके करोगे? अगर आप इसको इजिएस्ट फॉर्म में करना चाहते हो, थोड़ा सा इजिएस्ट फॉर्म में, आप सिंपली सिंपली आपको बोला जाए विदाउट वेक्टर फॉर्म के, आपको बोला जाए कि एक वो है, एक मान लो इस जगह पे बॉक्स होता, मान लो हॉर्स की जगह पे बॉक्स होता, बॉक्स होता, ये बॉक्स होता, एक साइड से 30 न्यूटन से खींच रहा है कोई, और एक साइड से 20 न्यूटन से खींच रहा है, तो इस पे रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में लगता और कितना लगता? तो पॉजिटिव आई एक्सिस के अलोंग एक्सिस के 10 लगता, हाँ पॉजिटिव आई एक्सिस के अलोंग लगता है, यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगता। और कितना लगता, देखो 20 इस डायरेक्शन में है, और वो सॉरी 30 इस डायरेक्शन में है, और 20 इस डायरेक्शन में है। तो क्या इस 30 में से 20 को डायरेक्टली सिंपली माइनस कर दूं तो 10 न्यूटन इसी डायरेक्शन में बचेगा फोर्स। Yes, sir. है? ये एल्जेब्रिकली होता है। आप अभी से आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप इसी तरीके से करोगे, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिखना थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ऑब्जेक्टिव करने होते हैं ना।
वहां पे आप रफ वर्क में क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इट डजंट मैटर, आप कैसे कर रहे हो, आपको मतलब है आंसर से, आपका आंसर आना चाहिए। समझ में आ रहा है यस कि नहीं? अब मान लो कोई यस बॉक्स, मान लो ये कोई बॉक्स है, ये कोई बॉक्स है, ठीक है। इस पे एक तो फोर्स लग रहा है मान लो 10 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में लग रहा है आपका 5 न्यूटन, और मान लो इस डायरेक्शन में लग रहा है आपका 20 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में लग रहा है 10 न्यूटन। तो मुझे इसका रिजल्टेंट फोर्सेस बनाने हैं, ऐसे रिजल्टेंट फोर्सेस बनाने हैं, तो इसके ऊपर दोनों डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स कितना बचेगा और किस डायरेक्शन में बचेगा, लेफ्ट सर या एक्स राइट? एक्सिस सर 5 5 बचेगा सर। न्यूटन, सर 5 5 न्यूटन, न्यूटन बचेगा फोर्स सर। की 5 आई कैप 5 न्यूटन आई सर कैप, एक्स आई वाली कैप साइड बचेगा सर। एक डायरेक्शन में 10 न्यूटन, ये बचेगा। 5 न्यूटन अब देखो 10 नीचे है, 20 ऊपर है, तो क्या ऊपर की तरफ 10 न्यूटन बचेगा? यस सर, सर 10 Yes, न्यूटन sir. बचेगा सर। तो ये आपका क्या आया, जो नेट फोर्स था अलोंग एक्स डायरेक्शन, ये आ गया अलोंग वाई डायरेक्शन है। क्या मैं एफ नेट को डायरेक्टली यहां से ये लिख सकता हूं कि 5 आई कैप प्लस 10 जी कैप, लिख सकता हूं कि नहीं? Yes, sir. यस सर और इसको Yes, इसको sir. अगर मैं वेक्टोरिकली सॉल्व करता, अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में सॉल्व करता, तो क्या लिखता, पहले इसको आई कैप लिखता, इसको जे माइनस के जे कैप लिखता, इसको माइनस के जे कैप लिखता, इसको जे कैप लिखता, इसको आई कैप लिखता माइनस के, तब इन सारे चीजों को ऐड करता, तब जाके ये यही एक्सप्रेशन आता ना, फिर भी आता कि नहीं? Yes, sir. तब भी आपका यही एक्सप्रेशन आता। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हमें शॉर्टकट, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अगर हमें, क्योंकि देखो अगर ये आपका बोर्ड एग्जाम होता तो आप तरीके से करते, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका क्या लिख के आ रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो सारी चीज देखी जाएंगी, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में ये चीजें नहीं देखी जाएंगी कि आपने आंसर कैसे निकाला है। देखी जाएंगी क्या? कोई कॉपी चेक करने, रफ वर्क चेक करने वाला है क्या कंपटीशन में आपका? नो सर No, sir. जेई का जब रिजल्ट आएगा, कोई नहीं पूछेगा कि आपने, मान लो कोई क्वेश्चन था उसका एबीसीडी ऑप्शन थे, आपने ए टिक किया तो कैसे किया, कोई नहीं पूछे। आपने ए टिक किया, अगर वो सही है तो मतलब आपने सही किया है, आप टैलेंटेड हो। तो आपने कितना भी तरीके से सॉल्व किया है, आपने बी ऑप्शन टिक कर दिया है, तो कितने भी टैलेंटेड हो, लोग नहीं मानेंगे कि आप टैलेंटेड हो। ओवरऑल क्या बताता है टैलेंटेड? रिजल्ट, रिजल्ट ही ना बताता है, यस सर। बताता है कि नहीं? तो रिजल्ट मतलब हमें मेथड ऐसे तरीके से सॉल्व करना है जो कम से कम टाइम ले, कम से कम टाइम ले। तो देखो ये सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको एफ नेट कैसे निकाला है, प्लस के 30 और माइनस के 20, शॉर्टेस्ट वे 10 न्यूटन टुवर्ड्स राइट, राइट डायरेक्शन में ही आएगा ना 10 न्यूटन इस पे। यस सर। और देखो अभी इन फ्यूचर हमारा ऐसा भी होगा, जैसे मान लो ये कोई फोर्स है, वो है ब्लॉक है, उस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है, इनका रिजल्टेंट फोर्स पूछा जाएगा। तो हम देखो मान लो इससे ये थीटा एंगल से है, ये हॉरिजॉन्टल में है, तो इन सारी चीजों को रिजॉल्व करेंगे, एक्स वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे, तब आप एक्स डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स निकालोगे, वाई डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स निकालोगे। ये सारी चीजें आगे होंगी, अभी ये सारी चीजें आगे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तब स्टैटिक्स में जब ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, उस पर डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस लग रहे हैं, उस कंडीशन को सॉल्व करेंगे आगे चल के। ये समझ में आया नेट फोर्स कैसे निकालते हैं? यस सर। Yes, sir. क्लियर है? यस सर। अब हम जी आते हैं, सर। अब हम आते हैं Yes, sir. सेकंड लॉ पर। सेकंड लॉ पे आते हैं। सेकंड लॉ का स्टेटमेंट, द रेट ऑफ change of momentum of a body is directly proportional to net external force applied to the body. Net external force हम समझ गए थे क्या था? net external force, यस सर उसके ऊपर कितने भी फोर्स लगाए जा रहे हैं, उसका नेट रिजल्टेंट कितना फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, उसे हम बोलते हैं नेट रिजल्टेंट फोर्स। तो किसी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है, रेट देखो, change in momentum of a body is directly proportional to net external force applied to that body. मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मान लो ट्रॉली है, उसके ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है, तो इसको ये ऐसे खींच रहा है, कोई बंदा इसको खींच रहा है,
इसको ऐसे ऐसे फोर्स लगा रहा है, मान लो ऐसे फोर्स लगा रहा है, इसको जब खींच रहा है तो इसको इसमें एक नेट फोर्स है, मान लो यही नेट फोर्स है ना, कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा इसमें, कुछ फ्रिक्शन लग, अभी हम ले रहे हैं फ्रिक्शन लेस, उसमें कोई फ्रिक्शन था ही नहीं, कोई Yes, फ्रिक्शन sir. था ही नहीं। तो देखो इसके ऊपर एक बंदा बैठा है तब ज्यादा इजी है इसको खींचना, या 4 बंदे बैठे हैं तब ज्यादा इजी है? तो जब एक बंदा बैठे तब। तो एक बंदा बैठा है, एक बंदा एक बंदा बैठा है तब ज्यादा इजी है खींचना। तो देखो ये जो खींच रहा है तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, तो क्या एक्सेलरेशन आएगा? Yes, sir. तो इसका इनिशियली देखो आप मोमेंटम चेंज होगा कि नहीं होगा? मान लो इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी रेस्ट पे था, तो इसका मास मान लो आपका था 100 kg, इनिशियली 100 kg था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लो आपकी 0 थी, इसने फोर्स लगाया और थोड़ा सा एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया, क्या इसकी u वेलोसिटी जो थी u से v कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, कोई नंबर हो जाएगा, मान लो 2 हो गई, यस सर होगा कि नहीं? तो मोमेंटम में चेंज आया कि नहीं आया? आया मोमेंटम में Yes, चेंज। इनिशियली मोमेंटम Yes. 0 था, जब इसने खींचा तो मोमेंटम ज्यादा हो गया, लेकिन अगर सेम फोर्स से किस रेट से चेंज हुआ, किस रेट से, रेट क्या बोलते हैं? dp बाई dt, DT. dt मतलब मोमेंटम चेंज हो रहा है, किस रेट से हो रहा है, जिस रेट से चेंज होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? फोर्स। अब देखो जब हम 4 लोग बैठ गए, उसके ऊपर 4 लोग बैठ गए, इसका मास बढ़ गया, Yes, बढ़ गया कि sir. नहीं? मान लो ये 0 से 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड लाने में इस पर्सन को लग रहा था ओनली 0.5 सेकंड, थोड़ा ताकतवर था, 0.5 सेकंड में 0 से 2 मीटर पर सेकंड पे आ गया। तो जब यहां पे आया तो अब मास क्या हो गया? मान लो 300 केजी हो गया मास। अभी 300 केजी मास हो गया तो इसको और इनिशियली 0 स्पीड थी इसकी, तो इसको v तक लाने में क्या 0.5 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड तक ला सकता है? सेम बनता है, ला सकता है क्या? नो सर। नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता? क्योंकि मास बढ़ गया है और आपकी पावर उतनी ही है, ताकत उसकी उतनी ही है, तो इसका मोमेंटम जो चेंज होगा, मान लो t इक्वल टू 0.5 सेकंड ही लग रही है इसको, तो मान लो इसकी स्पीड होगी आपकी 0.8 मीटर पर सेकंड। तो क्या इसका मोमेंटम स्लो रेट से चेंज हुआ है? इनिशियली रेस्ट पे था और t इक्वल टू 0.5 सेकंड पे इसका वेलोसिटी क्या है? 0.8 मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम p इक्वल टू mv ही तो होता है, यहाँ पे p इक्वल टू Yes, sir. mv होता है। Yes, sir. यहाँ पे m100 था और v आपका ये 2 था। इनिशियली इसका मोमेंटम 0 था और फाइनल में इसका 300 का 0.8 मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम इसका स्लो रेट से होगा थोड़ा सा, Yes, होगा कि sir. नहीं? Yes, sir. तो डिपेंड करता है मोमेंटम के रेट पे। फोर्स किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोमेंटम के रेट के, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब देखो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt, यही दिया DT. हुआ है, यही Yes, दिया हुआ sir. dp अपॉन dt। अब देखो dp अपॉन dt होता है तो क्या हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, कांस्टेंट लाते हैं कि नहीं लाते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए? Yes, sir. Yes, sir. लाते हैं. तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया, एक कांस्टेंट आया k, उसकी एक प्रोपोर्शनलिटी, अगर मान लो हम k को फॉर k इक्वल टू 1 ले लें, k इक्वल टू 1 लिया तो हमारा फॉर्मूला सिंपली f इक्वल टू dp अपॉन dt आ जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. dp अपॉन dt आ गया। अब यहां से देखोगे आप dp अपॉन dt, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? mv होता है कि नहीं? बस MV. है वो mv होता बस है। Yes, अब sir. Yes, अब sir. देखो, अब देखो जब फोर्स को d अपॉन dt इधर क्या पुट कर दोगे p की जगह पे? m पुट कर दिया आपने, Yes, Yes, sir. sir. है इस वाले में mp की जगह mv पुट कर दिया। अब आपका मास तो कांस्टेंट रहता है ना किसी ऑब्जेक्ट का। मान लो ये जब खींच रहा है इसको जब खींच रहा था ये, तो इस ऑब्जेक्ट का मास तो कांस्टेंट रहेगा, चाहे टाइम 10 सेकंड बाद स्पीड देखें हम, चाहे 50 सेकंड बाद देखें, इसका मास तो कांस्टेंट रहेगा ना, Yes, sir. Yes, रहेगा sir. कि नहीं? तो इसका मास आपका कांस्टेंट sir. रहा, मास कांस्टेंट रहा, तो इधर क्या हो गया? इनटू dv बाई dt हो जाएगा, जी sir. है? Yes, मास sir. कांस्टेंट देखो, आपको Yes, sir. याद हो तो dv Yes, बाई sir. dt क्या होता था? dv बाई dt Absolutely, sir.
एक्सेलरेशन। सर होता एक्सेलरेशन। था कि नहीं होता था डी बाई डी टी एक्सेलरेशन? Yes, sir. हाँ, तो आपका फाइनल फॉर्मूला आ sir. गया F Sir. इक्वल टू एम ए। अब आपको समझ में आया कि F इक्वल टू एम ए कैसे आता है फॉर्मूला? Yes, sir. क्लियर हुआ? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. सबका क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ओके, Yes, sir. आगे बढ़े Yes, फिर। sir. Yes, sir. अब Yes. देखो, मोर द नेट फोर्स, मोर द फोर्स, मोर इज एक्सेलरेशन, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना। देखो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं एक्सेलरेशन के? Yes, sir. अरे मास तो कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट है, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A है, तो मोर इज अ फोर्स, मोर इज अ एक्सेलरेशन। फोर्स जितना ज्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा होगा, होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. फोर्स जितना ज्यादा होगा जी, सर। एक्सेलरेशन उतना ही, जितना ज्यादा ताकत से ये खींचेगा इसको उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, है? यस सर। अब देखो जो फोर्स की डायरेक्शन, देखो acceleration of a particle is proportional to the force applied to it and in the direction of force, यानी कि जो एक्सीलरेशन जो होगा ऑब्जेक्ट में वो किस डायरेक्शन में होगा? जो अप्लाइड फोर्स है उसी डायरेक्शन में होगा। जैसे आप फोर्स अगर इधर लगा रहे हो, फोर्स इधर लगा रहे हो, तो आपका एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा इसका। ऐसा नहीं है कि फोर्स, अरे हम कोई ऑब्जेक्ट मान लो कोई ब्लॉक रखा हुआ है या फिर आपके पास में कुछ रखा हुआ है, उसको आप अपनी तरफ खींचोगे तो रेस्ट पे था, वो एक्सेलरेट करेगा, तभी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। Yes, sir. Yes, sir. तो एक्सेलरेशन आप ही की डायरेक्शन में तो बढ़ेगा, तभी तो आपकी तरफ आएगा कोई ऑब्जेक्ट। Yes, sir. तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बढ़ता है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इसको मैं एक एक करके पूछूंगा, अभी रुको 1 मिनट, अभी आने दो मुझे, इस स्क्रीन पे आने दो। अब मुझे फर्स्ट हैंड रेज करेंगे बस। व्हाई इट इज लेसर इजियर टू चेंज द स्टेट ऑफ टॉय कार एज कंपेयर टू एक्चुअल कार। अब मुझे ये कौन बताएगा कि इस पहले वाले का स्टेटमेंट का आंसर? हैंड रेज करो, हैंड रेज। आदित्य, शिवम, साहिल, नेहा, अंकित, ईशु, अभय। अभय आप बताओ, अभय फर्स्ट वाले का एक्सप्लेनेशन दो मुझे। सर टॉय कार का मास कम होगा और एक्चुअल कार का सर बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए। तो मास का उससे क्या फर्क है कि स्टेट के चेंज से मास का क्या रिलेशन है? क्या ज्यादा होता है? मास ज्यादा होता है तो क्या ज्यादा होता है? सर मैं बोलूं? सर हाँ, मास आप ज्यादा बताओ। होगा तो फोर्स सर ज्यादा लगानी पड़ेगी। सर मैं बोलूं? एक मिनट अब बताएगा मोहित। शिवम आप बताओ फिर। यस सर। सर मास ज्यादा होगा तो सर इसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। इनर्शिया ज्यादा होगा, यस यस। आपको याद हो तो इनर्शिया आपको बताया था कि ज्यादा मास होगा ज्यादा इनर्शिया होगा। ज्यादा इनर्शिया होगा इसका मतलब वो अपनी स्टेट में, जिस स्टेट में है उस स्टेट को चेंज करने का उतना ही ज्यादा अपोज करेगा। बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। यस सर। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, और जितना ज्यादा इनर्शिया होगा वो अपनी स्टेट को चेंज करने में उतना ही अपोज करेगा। अब देखो टॉय कार होती है, उसका मास कितना होता है? ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम, 50 ग्राम होता है। अब 50 ग्राम को तो आप ऐसे थोड़ा सा हिलाओगे, ऐसे ऐसे आगे चली जाएगी। लेकिन बड़ी कार क्या होती है? बड़ी कार का मास होता है कम से कम मान लो आप 5000 केजी। 5000 केजी को अब कितना भी धक्का मारो नहीं हिलेगी, आप अकेले से तो पक्का नहीं हिलेगी। समझ रहे हो क्यों इजी होता है? क्योंकि बड़ी कार का इनर्शिया ज्यादा होता है और छोटी कार का इनर्शिया कम होता है। इसीलिए हमारे लिए छोटी कार को डिस्टर्ब करना या फिर उसकी स्टेट में चेंज करना इजी होता है एज कंपेयर टू बड़ी कार के। क्लियर है?
अब Yes, sir. सेकंड वाले को Yes, कौन sir. बताएगा? कोई सेकंड वाले के लिए हैंड रेज करो। सेकंड वाले के लिए, कैन फोर्स ऑन अ बॉडी बी एवर जीरो इवन इफ some force is applied? यानी कि किसी बॉडी पे नेट फोर्स, एक्चुअली वो कैन फोर्स की जगह नेट फोर्स होना चाहिए, कि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किए जा रहे हैं, क्या उस पर फिर भी नेट फोर्स जीरो हो सकता है? कोई बताएगा इसका? हैंड रेज करो अपने, Yes. जो Yes, भी sir. बताना चाहते यस सर। Sir, हो सकता है। हैंड रेज नहीं किया आप लोगों ने, लेकिन सर मैं दूंगा, सर मैं बोलूँ जस्ट तो वेट करो, जस्ट वेट करो। नेहा Yes, sir. बताओ जरा। सर जी शायद हो सकता है। हो सकता मतलब नहीं पता एक्सप्लेनेशन? सर मैं बोलूँ। एक मिनट, आदित्य रुको। सर पता है सर। यस सर। अच्छा शाहिल आप बताओ। शाहिल। यस सर। यस सर। सर हो सकता है, क्योंकि अगर सर हम जिस जगह से हम फोर्स दे रहे हैं, अगर दूसरी जगह से भी सर वही फोर्स आए तो सर नेट फोर्स जीरो होता है। कोई भी फोर्स आए मतलब सर सर सेम अमाउंट ऑफ, सर दोनों जगह से सर इक्वली फोर्स लगे ना सर, हाँ तब भी सर नेट फोर्स जीरो होता है। इन अपोजिट और सर अगर डायरेक्शन। मास सर बहुत ज्यादा हो सर, इस तब भी सर नेट फोर्स जीरो होता है। अगर फोर्स कम सर मास मास ज्यादा हो और सर फोर्स कम हो सर, तभी नेट फोर्स जीरो होता है। ओके ओके, तो आप बोलना ये चाह रहे हो कि मास अगर ज्यादा है किसी ऑब्जेक्ट का, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट पे, तब भी नेट फोर्स जीरो हो सकता है। सही गलत और स्टेटमेंट। सर जब हम सर फोर्स सर परपेंडिकुलर लगाते हैं किसी भी चीज का सर, तब भी नेट फोर्स जीरो होता है। सर ये या गलत ये अंडरस्टैंडिंग। रजत ठाकुर ने एक बताया। रजत ठाकुर क्या बोलना चाह रहे हो आप? रजत, अरे ठाकुर साहब बोल दो कुछ। अच्छा इसके जो आदित्य ने बताया इस स्टेटमेंट को कोई करेक्ट करना चाहेगा? आदित्य ने सही बोला है, बस थोड़ा सा मिस्टेक किया है, थोड़ी सी मिस्टेक की है आदित्य ने। शिवम आप करेक्ट करना साहिल ने चाहोगे? साहिल ने बोला सर। साहिल ने बोला था अच्छा सर। साहिल ने बोला है। ओके ओके ओके, आदित्य आप सही करोगे इसको? जी सर। हाँ बताओ फिर क्या सही होगा सर इसका? इसने सर एक्चुअल में जो पहले बोला था वो ठीक था कि हाँ पहले और बोला था वो ठीक बोला था, सही बात बोल सर रहे, पहले लेकिन बोला। सेकंड में सर, क्योंकि अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, अगर वो बॉडी डिस्प्लेस नहीं होती है चाहे आपकी के वॉइस ब्रेक कारण हो रही बॉडी है मूव। आदित्य, जी सर। वॉइस ब्रेक सर हो अब ठीक, जा रही थी। सर अब ठीक है। हाँ आप ठीक है, बताओ। सर जैसे कि साहिल ने कहा कि अगर हम कम फोर्स लगाएंगे हैवी बॉडी पर तो जो नेट फोर्स होगी जीरो होगी। तो सर ऐसा नहीं होगा इस कारण, क्योंकि किसी भी फैक्टर के कारण अगर बॉडी डिस्प्लेस नहीं करती है ड्यूरिंग द अप्लाइड फोर्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो नेट फोर्स है वो जीरो होगी। फोर्स अप्लाइड हो रही है तो जो नेट फोर्स है वो कभी भी जीरो नहीं होगी। अगर कोई एक्सटर्नल एजेंसी अगर फोर्स अप्लाई कर रही है तो नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगी इन किसी भी केस में। हाँ बिल्कुल, चाहे आपने बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन दी है आदित्य आपने, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे चाहे वो 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा हो एक्स्ट्रा, 1 न्यूटन का फोर्स भी अगर एक्स्ट्रा लग रहा है तो उस पर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। अगर मान लो, अब ये आपको एग्जांपल दूं, ये मान लो आपका कोई ऑब्जेक्ट था 1 लाख केजी, 1 लाख केजी पे अगर 1 न्यूटन का मैं फोर्स लगा रहा हूं, तब भी इसका नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। इसका जीरो क्या होगा? एक्सिलरेशन, एक्सेलरेशन। क्योंकि इस फोर्स की वजह से ये एक्सिलरेट नहीं कर पाएगा। अगर नेट फोर्स जीरो का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, अगर कोई बॉडी एक्सिलरेट नहीं कर रही है तो उस पर हमेशा नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? जी सर। शिवम, यस सर। शिवम आपने यही मिस्टेक की थी, आपने स्टार्टिंग में सही बोला था कि अगर किसी साहिल बॉडी, साहिल साहिल ने हाँ सॉरी, साहिल ने बोला था
कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, जैसे साहिल ने पहले बोला था कि अगर किसी सर ऑब्जेक्ट पे मान लो एक फोर्स लग रहा है, ऐसे ऐसे फोर्स लग रहा है मान लो 10 न्यूटन, और अगर पीछे से भी इस डायरेक्शन में भी अगर आपका 10 न्यूटन लगने लग जाए तो इस सिस्टम पर जो नेट फोर्स होगा वो आपका 0 होगा। नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। ये साहिल ने बिल्कुल सही बोला था, लेकिन साहिल ने थोड़ा सा बाद में आके थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। वो क्या कर दी, समझ में आया साहिल आपको? यस सर। बाकी लोगों को समझ में आया कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर दो डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, मान लो 2 या 3 डायरेक्शन में भी हो सकता है, मान लो इस डायरेक्शन में लग रहा है आपका 10 न्यूटन का फोर्स आपका कोई, हाँ, तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है आपका 5 न्यूटन का और दूसरा भी 5 न्यूटन का, दो फोर्स 5 न्यूटन के लिए, तब भी तो नेट फोर्स इस पर 0 होगा। जी सर। यस सर। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहे हैं तो पॉसिबल है कि उस पर नेट फोर्स 0 हो जाए, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन गलत है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन 0 है तो उस पर नेट फोर्स 0 होगा। अगर किसी पे नेट फोर्स 0 है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, लेकिन अगर किसी का एक्सेलरेशन 0 है तो जरूरी नहीं कि उसका नेट फोर्स 0 हो। वैसे वर्षा पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। समझ में आ रही कि नहीं मेरी बात? जी सर। जैसे कि साहिल ने बताया था, साहिल ने क्या किया था, इसको वाइस वर्सा कर दिया था। साहिल ने बस इतना किया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का नेट फोर्स 0 है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, तो किसी का एक्सेलरेशन अगर 0 है तो नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। एक्सेलरेशन अगर 0 है उसका मतलब ये है कि उस पे जो फोर्स लगाया जा रहा है उसका उसमें इतनी ताकत नहीं है कि उस बॉडी को मूव करा सके। जैसे आप कार को करते हो, बड़ा ट्रक खड़ा हुआ हो, मान लो कार छोड़ो, ट्रक अगर खड़ा हुआ हो, उसमें आप धक्का मारते रहोगे, कितना भी अकेले धक्का मारो उसको हिला नहीं सकते, लेकिन उस ट्रक पर फोर्स लग रहा है, फिर भी आप ताकत लगा रहे हो, उस पर फोर्स लग रहा है, लेकिन उसका एक्सीलरेशन 0 है, नेट फोर्स उस पर 0 नहीं है। अंकित ने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी इसकी। क्लियर हुआ साहिल? यस सर। बाकी लोगों को भी क्लियर हुआ सब कुछ? ये वाला स्टेटमेंट। Yes. अब देखो थर्ड के लिए हैंड रेज करना। एज पर न्यूटन एवरी बॉडी कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, देन हाउ डज एनीथिंग स्टॉप और स्टार्ट मूविंग? उसने बोला है कि न्यूटन के अकॉर्डिंग, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही बोलता है ना, एवरी बॉडी कंटिन्यू टू बी इन, एक सेकेंड, every body continue to be in state of rest or motion, then how anything stop or start moving? अब बताएंगे सबसे पहले साहिल, फिर से साहिल। साहिल आप बताओ पहले। यस सर। 2 मिनट रुकना सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल रुकेंगे, आप कहो 2 मिनट, बिल्कुल रुकेंगे। सर मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्वेश्चन ये है कि हमारा फर्स्ट लॉ बोलता है कि कोई भी बॉडी अपनी अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, लेकिन फिर भी बॉडी मोशन में आती है उसके बाद रेस्ट में भी आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है? फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन में ही आंसर है, मैं हिंट दे देता हूं आपको। सर बॉडी के पास सर इनएबिलिटी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन until and unless external force applied on it। हाँ, एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि बॉडी पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है, उसकी वजह से ऑब्जेक्ट मोशन में भी आ सकता है, और मोशन में है तो वो रेस्ट पे आ सकता है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? टेंडेंसी भी होती है ऑब्जेक्ट्स की, और क्या होगा? क्या बोल रहे आदित्य? सर नेचुरल टेंडेंसी भी होती है ऑब्जेक्ट्स की, नेचुरल टेंडेंसी उसकी रेस्ट पे रहना होती है। और आप ये भी बोल सकते थे कि सर अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी नेचुरल टेंडेंसी है रेस्ट पे आना, लेकिन वो अगर रेस्ट पे है तो उसकी मोशन में आना नेचुरल टेंडेंसी नहीं है बेटा। वो अगर कोई बॉडी मोशन में है वो रेस्ट पे किसकी वजह से आ रही है? ड्यू टू नेचर की वजह से, क्योंकि नेचर उस पे ऐसे फोर्स लगा रहा है कि वो रेस्ट पे आ जाती है। यस सर। लेकिन यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट पूछे हैं आपको, देखो जरा, उसने पूछा है कि बॉडी अगर रेस्ट पे है तो मोशन में भी आ जाती है, और मोशन में है तो रेस्ट पे भी आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट पे।
इसीलिए अगर कोई बॉडी रेस्ट में है उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, वो मोशन में आ जाती है। अगर कोई बॉडी ऑब्जेक्ट मोशन में है उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, वो रेस्ट पे आ जाता है। क्लियर है? जी सर। Yes, sir. आप देखो, Yes. किसी कोई डाउट? क्लियर हुआ सबका? नो नो सर। यस सर। ओके। Yes, sir. इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट, अगर किसी बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट है, व्हाट कैन यू से अबाउट नेट फोर्स? कौन बताएगा इसको? हैंड रेस करो फिर से। जिसको नहीं समझ में आ रहा अपना हैंड डाउन कर लेना, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो अपना हैंड डाउन कर लेना, अदरवाइज मैं उन्हीं में से किसी को पूछ सकता हूँ। अच्छा, यीशु ने 2 बार बोल भी दिया कि सर मैं बता सकता हूँ। और कोई? आदित्य भी चाहते हैं मुझसे पूछा जाए, साहिल शर्मा भी हैं। अच्छा हाँ, इस बार यीशु बताएगा। यीशु बताओ इस बार फोर्थ का सर इसमें सर नेट फोर्स 0 हो जाएगा सर। नेट फोर्स 0 होगा। क्यों होगा? सर क्योंकि जैसे जैसे सर मोमेंटम बढ़ता है सर, वैसे सर नेट फोर्स भी बढ़ती है। मैं बोलूं? सर मैं बोलूं? आदित्य रुको, भी नेहा को बोलने दो। आदित्य हम आप पे आएंगे, लास्ट में आएंगे। हाँ नेहा बोलो बोलो। सर इसमें क्योंकि मोमेंटम ही कांस्टेंट है। हाँ मोमेंटम कांस्टेंट है तो उसका नेट फोर्स से क्या रिलेशन है मोमेंटम का? सर मैं बोलूं? जस्ट वेट आदित्य, आप तो मुझे पता है सही बताओगे ही। फाइनल में आऊंगा ना आदित्य के पास। हाँ बताओ। सर इनको ही बोलने दो तब। इतना ही नहीं नहीं नहीं, वो कोई नहीं, टाइम सबको दिया जाएगा। और कुछ ऐड करना चाहोगी नहीं यार? चलो आदित्य आप बताओ। नो सर। आदित्य जी सर। सर आप बताओ। सर क्योंकि सर जब अगर नेट फोर्स 0 होगा सर, क्योंकि अगर फोर्स लग रहा होगा बॉडी पर तो वो एस्केलेट करेगी। तो एस्केलेट करेगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी विद द रेट ऑफ टाइम। तो सर वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा। इसलिए अगर मोमेंटम को कांस्टेंट करना है तो हमारी नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, क्योंकि अगर फोर्स होगी तो एक्सलेट करेगी, बॉडी एक्सलेट करेगी तो मोमेंटम कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा। बिल्कुल करेक्ट एक्सप्रेशन। वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन आदित्य। थैंक यू सर। देखो, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है। अभी देखो इसने क्या बोला है, अभी आपको सेकंड लॉ की डेफिनेशन पे जाओ जरा। सेकंड लॉ की डेफिनेशन क्या थी? चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होता है? नेट फोर्स के इक्वल होता है। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम नेट फोर्स के इक्वल होता है कि नहीं होता है? जी सर। है ना? और देखो इस वाले में क्या दे रखा है? मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट, यानी कि चेंज इन मोमेंटम आपका 0 है कि नहीं? जी सर। आपका डीपी ही 0 है तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम 0 होगा। जी तो सर। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम 0 होगा तो आपका एफ नेट तो 0 हो ही जाएगा। जी सर। होगा। तो जैसे कि आदित्य ने एक्सप्लेनेशन दी थी कि अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लग रहा है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अगर कोई फोर्स कुछ लग रहा हो, मान लो नेट फोर्स अगर कुछ लग रहा होता, तो अगर नेट फोर्स लग रहा है इसका मतलब वो बॉडी एक्सिलरेट जरूर करेगी, और एक्सिलरेट अगर जरूर करेगी तो उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा। अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तो उसका मोमेंटम भी चेंज होगा, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है? एम वी होता है कि नहीं मोमेंटम? जी सर। अब m आपका कांस्टेंट रहेगा। अगर आपको फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों अगर डिफरेंट हैं तो मोमेंटम चेंज जरूर होगा, चाहे बढ़े चाहे कम। होगा कि नहीं? जी सर। क्लियर है आपको सबको ये? यस सर। यस सर। सभी लोग बोलो ना फिर, क्लियर है तो। यस सर। क्लियर है यस सर। ओके ओके देन। अब ये क्वेश्चन करो जरा। इसके लिए तो आपको मैं 1 ही मिनट दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। 1 मिनट, चलो 2 दे दिए। चलो पहला क्वेश्चन है इसका, 2 मिनट दिए। करो, 2 मिनट दिए इसके लिए।
सर 3/5। जस्ट वेट करो बेटा, और कभी आने दो साहिल। जीरो पॉइंट वन सर। सर 0.6। 0.6 भी आ रहा है किसी का आंसर, और सर, 7 भी आ रहा है, 0.1 भी आ रहा है। 0.1 सर, वो 3/5 और या फिर 0.6। बेटा दो आंसर कैसे आ 0.6 सकते ही आ रहा हैं? है सर। देखो अभी बोला है इसने। 3/5 को सर डिवाइड किया ना तो। अच्छा ओके ओके ओके। अ ब्लॉक ऑफ मास कितना है उसका? 5 kg kept on a smooth surface, a force of 3 N Newton, 3 N I है, I मतलब प्लस एक्स डायरेक्शन में वो कर रहा है, एट टाइम इक्वल टू 0 पे, 0 टाइम पे उस ब्लॉक पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब आपको पूछा एक्सेलरेशन उस ब्लॉक का क्या होगा। देखो मान लो ये ब्लॉक था, तो ये पोजीशन इसकी गलत दे दी है इसने, यहाँ पर ले लेते हैं, छोड़ो उसको। मान लो ये आपका कोई ब्लॉक है, उस पर फोर्स कितना लग रहा है? अरे अगर मान लो एक्स इस डायरेक्शन में है, वाई इस डायरेक्शन में है, तो क्या 3I न्यूटन फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा? यस सर। है? तो क्या मैं इसको 3N लिख दूं? सीधा सीधा 3 न्यूटन लिख देता हूं इसको, ठीक है। 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और आपका अभी तक नॉर्मल रिएक्शन वगैरह कोई यूज नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शनलेस सरफेस ले रहे हैं हम, और यहाँ पे इसे मूव कर रहा है, और इसका मास कितना है? मास 5 kg है कि नहीं? आपका फॉर्मूला क्या था? F इक्वल टू ma था कि नहीं था? यस सर। फॉर्मूला F आपको क्या दिया है? 3 न्यूटन दिया है। जी सर। मास कितना है? 5 kg। यस सर। A एक्सेलरेशन का A रखो, A आपको पूछा है, ये क्या आया? 3/5 आया कि नहीं? यस सर। तो कितना आया? इसको अगर मान लो 0.6 आएगा सर 0.6 आएगा सर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी सर। यही आएगा ना सबका? यही आया कि नहीं आया? किसी का 0.1 भी आया है। देखो मैंने मैसेज में देखा था, तो अभय आपका 0.1 कैसे आ गया? क्या मिस्टेक की थी? सर कैलकुलेशन गलत हो गई थी। अरे यार ये 3/5 करना था आपको, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक कैसे हो सकती है? इससे इजी कैलकुलेशन में तो हो ही नहीं सकती सर फिजिक्स उल्टा में। कर दिया मैंने, 5/3 कर दिया। अच्छा 5/3 कर दिया था। 5/3 कर दिया तो मोर देन 1 आना चाहिए था, फिर भी आपका 0.1 मिली सेकेंड और आया है आपका। आपने यूनिट भी गलत दी है, देखा है आपने सेकंड दिया, एक्सेलरेशन की यूनिट को सेकंड में बताया है। अब देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकंड लॉ। अब देखो F इक्वल टू क्या था सेकंड लॉ में? F इक्वल टू ma था कि नहीं था? जी सर। क्या मैं F को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकता हूं A के? यस सर। हाँ? जी सर। यस तो सर। देखो मैग्नीट्यूड और एवरेज एक्सीलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फोर्स और एक्सीलरेशन अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या इसको अगर मैं जिस रेट से बढ़ाऊंगा एक्सीलरेशन भी उसी रेट से बढ़ेगा? यस सर। बढ़ेगा ना? तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या बताता है कि जैसे जैसे हम फोर्स को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ही हमारा एक्सीलरेशन बढ़ेगा। जैसे जैसे हम फोर्स को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ही आपका एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, सेम रेट से बढ़ रहा है, सेम रेट से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ये सर बढ़ रहा है सर। यस। सिमिलरली अगर आपका एक्सीलरेशन और मास का, अगर आपको मान लो दो ब्लॉक थे आपके पास, एक ब्लॉक ये था, एक ब्लॉक आपके पास ये था, इसका मास था 1 kg, इसका मास था 10 kg, और दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या कांस्टेंट फोर्स अगर अप्लाई कर रहेंगे अगर हम, तो क्या आपका जो एक्स मास जो होगा वो 1/a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? जी सर। होगा कि नहीं होगा? अरे Yes, sir. इसको कांस्टेंट मान लो, अगर इसको कांस्टेंट मानोगे
इसको अगर कांस्टेंट मानोगे तो क्या ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन a हो जाएगा? जी सर। हाँ, क्लियर है कि नहीं सबको ये कि m को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन a कैसे ले लिया मैंने? सर यस सर। और जब ये इसका मतलब क्या है कि अगर हम m को बढ़ाएंगे तो a कम हो, वो सॉरी a को बढ़ाना है तो m कम हो जाएगा, या फिर Yes, m sir. को बढ़ाएंगे तो a कम हो जाएगा। दोनों में अपोजिट, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा कम होगा। कब हो जाएगा सर? हाँ, आप वैसे प्रैक्टिकली फील करके भी देख सकते हो। जैसे जैसे हम मान लो यहाँ पे हम लगा रहे थे 100 न्यूटन, तो इसका एक्सेलरेशन मान लो आ रहा था कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकंड उसका आएगा। अरे 100 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड उसका आएगा ना? यस सर। हैं? जी सर। और जब इस पे 100 न्यूटन लगाओगे आप, इस पे 100 न्यूटन लगाओ तो ए कितना आएगा? 100 मीटर पर सेकंड उसका आएगा है? तो इसका कितना है? 100 टाइम्स, इसका 10 टाइम्स आया। इसका मास अगर 10 टाइम है तो इसका 10 टाइम एक्सेलरेशन कम हो गया। देख रहे हो? इसके मास को अगर 10 टाइम्स बढ़ा दिया है तो एक्सेलरेशन 10 टाइम्स घट गया है। इसका मतलब मास और एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मास को बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, एक्सेलरेशन को बढ़ाएंगे तो मास कम हो जाएगा। देखो कम हो जाएगा। अब देखो एवरेज एक्सेलरेशन का क्या है, जैसे जैसे हम मास को बढ़ा रहे हैं, इधर देखो मास को देखो, वो सॉरी एक्सेलरेशन को अगर मान लो एक्सेलरेशन इतना था, जहां पे एक्सेलरेशन इतना था वहां पे मास कितना है? एक्सेलरेशन को कम कर रहा है, एक्सेलरेशन कम हो रहा है, एक्सेलरेशन कम हो रहा है, मास बढ़ रहा है। देखो अगर मान लो कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, मान लो हैवी ऑब्जेक्ट मतलब इतना मास है, उसका इतना मास है, तो उसका एक्सेलरेशन देखोगे कितना है, एक्सेलरेशन जब देखोगे तो कितना आएगा? इतना आएगा कि नहीं आएगा? आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो जैसे 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 हम हैवी ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, सेम फोर्स पे अगर हैवी ऑब्जेक्ट यूज करते जाएंगे तो उसका एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। क्लियर है? यस सर। आपको अगर मैथमेटिकल टूल में इनवर्स वाला ग्राफ भी बताया था हमने और एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी बताया था आपको। अब आपको वो याद है तो आपको ये ग्राफ क्लियरली हो गए होंगे, समझ में क्लियर आ गए होंगे आपको। यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके देन अब देखो इंपल्स। इंपल्स क्या होता है? इंपल्स क्या होता है? सर किसी बॉडी पर सर कितने टाइम के लिए सर फोर्स लगी? हाँ, इट इज अ लार्ज फोर्स प्रोड्यूस बाय द कोलिजन या फिर एक्सप्लोजन फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। मान लो मैं आपको एक बात बताऊं, अभी आप में कल हमने ऐसे एग्जांपल बताया था आपको, दीवार में थप्पड़ मार के बताया था। जैसे मैं ऐसे थप्पड़ मार रहा हूं, फोर्स काफी लगा रहा हूं लेकिन स्लो स्लो मार रहा हूं, स्लो स्लो, क्या मेरे हाथ में लगेगी? थोड़ी कम है? थोड़ी कम लगेगी। है? कम लगेगी, बहुत कम लगेगी, बहुत कम। और ज्यादा स्लो रेट से कर दूंगा तो बिल्कुल लगेगी ही नहीं, नहीं लगेगी ना। जैसे आपको याद हो तो अगर मान लो किसी को थप्पड़ खुद के मारो, चलो खुद के मारो, ऐसे ऐसे अगर खुद को मारोगे, कैमरा ऑन नहीं है क्या? नो सर। यार कैमरा ऑन नहीं था। देखो जैसे जैसे खुद को मारोगे, ऐसे धीमे धीमे मार रहा हूं तो कम लग रही है, नहीं पता चल रही ना? यस सर। जैसे 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 कम टाइम के लिए, जितना टाइम को कम कर रहा हूं उतनी ज्यादा तेज लगेगी। यस सर। तो हम इम्पल्स बोलते हैं फोर्स इनटू टाइम। फोर्स कितने शॉर्ट इंटरवल के लिए लगाया गया है उतना ही ज्यादा इम्पल्स हो। जैसे हम क्रिकेट बैट से खेलते हैं ना, मैच खेलते हैं, जब यस सर। मैच खेलते हैं तो बॉल का और बैट का कांटेक्ट कितने कम टाइम के लिए होता है। जस्ट बॉल ऐसे सामने से आई, बैट घुमाया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए कांटेक्ट होता है। जितना कम टाइम के लिए कांटेक्ट होगा भाई, बॉल बैट जितना तेज घुमाओगे आप उतना ही बॉल और बैट का कांटेक्ट टाइम कम होगा। यस सर। तो जितने तेज घुमाओगे उतना कांटेक्ट टाइम कम होगा। तो इसका मतलब देखो ये टाइम कम है, अगर ये टाइम कम है तो क्या फोर्स को ज्यादा होना पड़ेगा सेम इंपल्स के लिए। मान लो ये इधर मान लो इंपल्स आपको 10 लग रहा है, 10 लग रहा है आपको इंपल्स,
और जी सर। आपको फोर्स, एक तो है फोर्स, एक है आपका टाइम, यही है आपका इम्पल्स। अब देखो, यस सर। अगर 10 लाने के लिए अगर मान लो 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो 2 सेकंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तभी 10 आएगा, यस सर। है? यस सर। तो अगर मान लो मैं टाइम को कम कर दूं, टाइम को 1 सेकंड कर दूं, अगर मान लो 1 सेकंड किया तो क्या 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा 1 सेकंड के लिए कांटेक्ट टाइम दूंगा तो, तभी 10 हो सकता है। Yes, sir. यस सर। है, ये आपको मैथमेटिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि अगर मैं मान लो कांटेक्ट टाइम और कम कर दूं, 0.5 कर दूं अगर, तो क्या मुझे फोर्स 20 न्यूटन का लगेगा फोर्स, तभी इधर 10 आ सकता है। यस सर। अभी मैंने इंपल्स को कांस्टेंट मान लिया है, मैं आपको फोर्स और टाइम के बीच में रिलेशन बताना चाह रहा हूं कि जितने कम टाइम के लिए कांटेक्ट टाइम जितना कम होगा उतना ही आपका क्या होगा, फोर्स ज्यादा लगेगा। जैसे अगर यहाँ पे और कम कर दूंगा तो ये फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी फॉर सेम इंपल्स, फॉर सेम इंपल्स। सर जितना कम कांटेक्ट टाइम होगा सर उतनी हाँ, ज्यादा फोर्स लगेगी। उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी, उतनी ही ज्यादा फोर्स लगेगी। आप इससे समझ सकते हो कि मान लो आपका इंपल्स 10 है, इंपल्स आपका 10 है, मैं आपको दीवार को मार रहा हूं सिर्फ सेम, मान लो सेम फोर्स है, सेम उससे, लेकिन कांटेक्ट टाइम है, ऐसे करके जल्दी उठाना है मुझे, तो देखो हाथ में उतना ही तेज लगेगा, उतना ही तेज लगेगा, जैसे जितनी जल्दी वापस करूंगा मैं हाथ को उतना ही ज्यादा तेज लगेगा मेरे हाथ में। मान लो ऐसे मार रहा हूं धीमे, ऐसे वहीं पर रोके रख रहा हूं, ऐसे धीमे से मार रहा हूं, तो कम लगेगी कि नहीं लगेगी? यस सर, कम लगेगी सर। हाँ, जितना टाइम कांटेक्ट टाइम कम होगा उतना ही फोर्स ज्यादा लगेगा। अब देखो इसका रिलेशन निकालने, इंपल्स का वेलोसिटी चेंज ऑन मोमेंटम के रेस्पेक्ट में कैसे निकालते हैं। आपका इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। जो डेल्टा टी होता है वो फाइनल माइनस के इनिशियल इंटरवल होता है। मान लो आप ये ब्लॉक था एक, और एक ब्लॉक इधर से आ रहा था, ये दोनों टकराए किसी टाइम पे, मान लो किसी एक टाइम पे टकराए, जब ये टकराने वाले थे उस टाइम का टाइम था मान लो 1.1 सेकंड, और टकराने के बाद में जैसे ये इधर उधर हट गए, दोनों एक दूसरे से दूर हट गए, तब टाइम था आपका टी फाइनल था मान लो 1.104। तो क्या यहां से हम टी फाइनल माइनस के टी इनिशियल डेल्टा टाइम कांटेक्ट टाइम निकाल सकते हैं? यस सर। 1.104 माइनस के 1.1, ये ऐसे ही निकालेंगे ना, तो क्या आएगा Yes, sir. कांटेक्ट टाइम? 0.004 सेकंड आएगा कांटेक्ट टाइम, आएगा कि नहीं? तो यहां से हम डेल्टा टी एक्चुअली होता है कांटेक्ट टाइम, कितने टाइम के लिए कांटेक्ट में रहा है। अब आपका मान फोर्स क्या होता है सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, फोर्स इक्वल टू ऐसे ma होता है कि नहीं? यस सर। यस सर। अब देखो फर्स्ट हाँ, तो कुछ पूछ रहा है क्या? नो सर। No, sir. अब देखो फर्स्ट इक्वेशन से v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इससे हम अगर एक्सीलरेशन को निकालें तो क्या आएगा? v माइनस के u अपॉन टी आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो यहां से एक्सीलरेशन को हमने निकाल लिया, ये एक्सीलरेशन कहां से निकाला? v इक्वल टू यू प्लस ए टी से इक्वल टू v माइनस के u अपॉन टी। तो आपने एक्सीलरेशन को इस एक ही जगह पे पुट कर दिया, एक ही जगह पुट किया, तो क्या आया? m इंटू वी माइनस के u अपॉन टी। अब आप यहां पे देखोगे इस t को आपने इधर पहुंचा दिया, f इंटू टी कर दिया, t को आपने इधर पहुंचा दिया, तो इधर क्या हुआ? f इंटू टी हो गया। यस सर। क्या यही इंपल्स होता है? यस सर। यस सर। अब इधर इंपल्स हो गया, ये क्या है? m इंटू वी माइनस के u मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस के इनिशियल वेलोसिटी। अब ये क्या था? मोमेंटम होता है कि नहीं? यस सर। चेंज इन Yes, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम होता है कि नहीं? यस सर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम वी माइनस के एम यू। एम वी क्या है आपका? फाइनल मोमेंटम, और एम यू क्या है आपका? इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम। तो क्या ये momentum. वैल्यू चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू है, चेंज इन मोमेंटम की? जी सर। यस सर। यस सर। तो आपको Yes, समझ में sir. आया कि इंपल्स अगर आपको कभी पूछे तो आपको क्या निकालना है? चेंज इन Momentum. मोमेंटम। मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम निकालना है आपको जब भी आपको इंपल्स पूछा जाए तो। यस सर। क्लियर है? यस सर।
अब इसकी यूनिट क्या होगी, मुझे ये कोई बताएगा, मुझे यूनिट क्या होगी चेंज इन मोमेंटम की? सर ये इम्पल्स सर माइनस लिखा है सर सर, न्यूटन M मीटर equal to लिखा है। सर डायमेंशनल फॉर्मूला MLT न्यूटन सेकंड क्या कोई कुछ बोलना चाह रहा था ना, यीशु कुछ शायद कुछ बोलना चाह रहा था यीशु। न्यूटन सर इधर सर हाँ, एम सर डायमेंशनल फॉर्मूला MLT -1। देखो उसका डायमेंशन LT क्या होता है, -1 न्यूटन को क्या लिखते हैं डायमेंशन फॉर्म में? MLT-2 लिखते हैं कि नहीं? सर हैं? अब उसमें देखो इधर क्या है, जी न्यूटन सर। है और इधर क्या है सेकंड। इसमें अगर टी का और मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरी डायमेंशन आ जाएगी उसकी? यस सर। आएगी कि नहीं? जी सर। इम्पल्स की देखो अगर टी का +1 है, ये क्या हो गया, MLT-1 हुआ कि नहीं हुआ? जी सर। अरे समझ में आया डायमेंशन कैसे निकाली मैंने इम्पल्स की? यस सर अब आप इधर से भी निकाल सकते हो, Yes, इधर से sir. भी निकाल सकते थे, Yes, sir. केजी मीटर पर सेकंड, केजी। अब देखो इधर से निकालो आप, MV से अगर आप डायमेंशन निकालोगे तो केजी इंटू मीटर पर सेकंड। अब इधर से निकालो, केजी का क्या है, मीटर का क्या आ गया, L, पर सेकंड का क्या आ गया, T-1। आया कि नहीं आया? यस सर Yes, sir. MLT-1। Yes, चाहे sir. आप न्यूटन में टी का मल्टीप्लाई करके MLT-1 निकाल लो, चाहे आप केजी मीटर पर सेकंड से MLT-1 निकाल लो। यस सर क्लियर हुआ इम्पल्स Yes, का sir. यूनिट, डायमेंशन, सारी चीजें क्लियर हो गई? यस सर यस यूनिट क्या होती है, न्यूटन सेकंड बोलो या फिर केजी मीटर पर सेकंड बोलो, दोनों यूनिट हो सकती हैं इसकी। Yes, sir. और दोनों चीज एक ही है, आप खोल के देखोगे sir. तो चीज एक ही है। क्लियर है? यस सर ओके देन अभी चलो ये और देख Yes, लेते हैं। अच्छा एप्लीकेशन देखो जरा, ये जब बॉल को कैच कर रहा है, ये बंदा कैच करता है, तो आप देखोगे कैच जनरली प्लेयर्स क्या करते हैं, बॉल जब आती है, जैसे ही बॉल आती है उसको हाथ को पीछे ले लेते हैं, जैसे ही बॉल हाथ में आ गई बॉल के साथ ही हाथ को पीछे ले लेते हैं। उससे फायदा क्या होता है? सर इसको थोड़ा इनर्शिया हाथ में ना लगे हाथ में ना लगे। उससे क्या होता है, देखो उससे क्या होता है ना, बॉल को रेस्ट में आने से पहले, देखो ऐसे अगर हाथ को रखेंगे हम, जस्ट ऐसे हाथ को रखा तो इसी पोजीशन पे बॉल अपने मोमेंटम से आ रही है, हमने उसके मोमेंटम जीरो कर दिया, हाथ में लेते उसका मोमेंटम जीरो हो गया, तो वो अपने फोर्स को कहीं तो अप्लाई करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? अगर हम बॉल को ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, उसको बॉल हाथ में आने के बाद में ही अपने हाथ को पीछे की तरफ ले रहे हैं, जैसे देखो इस प्लेयर ने बॉल हाथ में आ गई है, उसके बाद अपने हाथ को पीछे लिया है, उसके बाद अपने हाथ को पीछे लिया है, बॉल के हाथ में है इसके में, लेकिन फिर भी हाथ को पीछे ले लिया, तो इसके कैच भी आ जाएगा और हाथ में भी नहीं लगेगी। आपने देखा होगा कभी ऐसे ऊपर वाला कैच आता तो ऐसे बंदा हाथ कर लेगा, ऐसे ऊपर की तरफ हाथ कर लेगा, उसके बाद में तुरंत नीचे करता जाएगा क्योंकि हाथ में ना लगे, हाथ में रिसीव रहे। उससे होता क्या है, आपका मोमेंटम ट्रांसफर पूरा हाथ में नहीं हो पाता, आप मोशन में कर लेते तो मोमेंटम धीमे धीमे ट्रांसफर होता है। अरे इनिशियली बॉल का मास होगा, क्या क्या होगा बेटा? एक एक्सप्लेनेशन मैं भी दूं? हाँ बताओ आप कुछ बता सकते हो, बताओ क्या बताना चाह रहे हो आप? सर वो अपने हाथ को नीचे इसलिए करते हैं हाँ। क्योंकि जब वो हाथ को नीचे करेंगे तो जो कोलिजन का जो टाइम पीरियड होगा, मतलब चेंज इन टाइम डेल्टा टी सर ज्यादा हो जाएगा, और डेल्टा टी सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, तो डेल्टा टी ज्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगी, फोर्स कम लगेगी तो वो ज्यादा हर्ट नहीं करेगा उनके हाथ को। रीजन वही है, मैं चेंज इन मोमेंटम से बता रहा हूँ, आप उससे बता रहे हो, बस एग्जैक्टली। बढ़िया, अच्छी डेफिनेशन दी आपने, बिल्कुल एग्जैक्ट एक्सप्लेन किया कि अगर वो ऐसे जब कैच करेगा तो उस वेलोसिटी को कंटिन्यू रख रहा है, वो चाह रहा है कि जो बॉल की वेलोसिटी कुछ मोर टाइम के लिए कंटिन्यू रहे, जिससे कि कांटेक्ट टाइम बढ़ जाए, कांटेक्ट टाइम बढ़ जाए। तो इंपल्स क्या था आपका, इंपल्स क्या था, चेंज इन मोमेंटम था। अब चेंज इन मोमेंटम में या तो टाइम लगा लो या फिर आप बोल दो कि इंपल्स को मैं फोर्स इनटू टाइम ले रहा हूं, अगर मैं टाइम को बढ़ा दूंगा तो मेरा फोर्स सिंपली कम होगा कि नहीं होगा? टाइम अगर मैं कांटेक्ट टाइम अगर बढ़ा, देखो बॉल जब यहां पे थी तो बॉल की मोशन में ही यहां तक आ रहा है, तो क्या वो यहां से लेके हाथ को जब यहां तक ला रहा है, उस टाइम तक जो मोमेंटम था, जो बॉल का मोमेंटम था, वो कंटिन्यूअसली कम हो रहा है, कंटिन्यूअसली कम, यहां पे आके जीरो हो गया मोमेंटम।
वो आप कहा, अगर आप यहीं पर जीरो कर दोगे तो क्या होगा, कम टाइम में जीरो हो रहा है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा जब कांस्टेंट रखोगे, और जब स्लो कर रहे हो, धीमे धीमे पीछे की तरफ ला रहे हो, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। सर एक काम करो, यस सर। टाइम हो गया है, मैं इसको कल दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? ठीक है ना? सर यस सर। डेट क्या है आज? 4th है, सर, 5 के लिए। सर ये कहाँ आ गया है सर? मंडे को होगी ना अब तुम्हारी क्लास? यस सर। 5th ऑफ फेब को मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा फिर से एक बार, ठीक है? यस सर। यस सर। ओके देन फिर एंड करते हैं क्लास को भी। गुड नाइट गुड नाइट एवरीवन, वेरी गुड नाइट एवरीवन, वेरी गुड नाइट। 31 होगी, 32 होने वाला है, चलो अभी एंड करते हैं।